सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अपना कोई भी क्रेडिट असेसमेंट है, जो अपना केस है, उसको दो तरीके से असेस करना पड़ता है। एक तो फाइनेंशियल एंगल से जो एक लॉन्ग डिस्कशन है, तो उसके ऊपर सीरीज ऑफ वीडियोस में बनाऊंगा उसको कैसे फाइनेंशियल एंगल में देखना है केस को। ये बेसिकली वो पार्ट है जिसमें आप जो हमने डॉक्यूमेंटेशन वाली वीडियो देखी थी, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास आए थे उन डॉक्यूमेंटेशन की असेसमेंट हम इसमें कवर करेंगे। तो दूसरा जो पार्ट है वो प्रॉपर्टी एंगल का है। कि प्रॉपर्टी एंगल से केस को किस तरह से देखना है, और ये दोनों पार्ट्स हमारे साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो ये हम वर्किंग कैपिटल असेसमेंट की बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, क्योंकि हम जो लोन्स डिस्कस कर रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल लोन से डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियोस में। तो फाइनेंशियल एंगल एंड प्रॉपर्टी एंगल से हमने केस को असेस करना है। तो ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जो फाइनल एलिजिबिलिटी है क्लाइंट की, जो फाइनल एलिजिबिलिटी है वो विच एवर दोनों की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि फाइनेंशियल बेस पे उसकी कितनी एलिजिबिलिटी है और जो प्रॉपर्टी बेस पे उसकी कितनी एलिजिबिलिटी है। तो जो दोनों में लीस्ट होगी उसके एंगल से हम उसको केस को असेस करेंगे। तो फाइनेंशियल एंगल्स हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ वीडियोस हम अपने प्रॉपर्टी एंगल के ऊपर डाल लेते हैं कि प्रॉपर्टी एंगल क्या चीज़ है वर्किंग कैपिटल डिपार्टमेंट में। तो प्रॉपर्टी एंगल डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम। प्रॉपर्टी असेसमेंट, प्रॉपर्टी असेसमेंट। तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट लोन के लिए अप्लाई करता है, तो आप सबसे पहले उससे ये चीज़ तो पूछते ही हो कि सर आपको क्या लोन चाहिए, क्यों चाहिए। तो साथ में आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना ही चाहिए कि आप सर क्या प्रॉपर्टी ऑफर कर रहे हो हमको, आप हमें एज अ सिक्योरिटी क्या दे रहे हो। तो हम इस प्रॉपर्टी असेसमेंट में कवर करना चाहेंगे कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो हमको दे सकता है। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। लोन टू वैल्यू रेशो, लोन टू वैल्यू रेशो लोन टू वैल्यू रेशो बेसिकली ये प्रॉपर्टी के ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर वैल्यू मींस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है, लोन मींस उस वैल्यू पे कितना लोन देना है। ठीक है, तो ये लोन टू वैल्यू रेशो, इसको हम एलटीवी भी बोल देते हैं, एलटीवी। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि एलटीवी लोन की क्या होती है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, टेक्निकल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ये हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे टेक्निकल पार्ट में, ये हम उतना की पार्ट डिस्कस करेंगे जितना आपको अपने प्रोफाइल में नेसेसरी होता है देखने के लिए, जितना आपको पता होना चाहिए, बस उतना पार्ट हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे लीगल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, लीगल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मॉर्गेज, टाइप ऑफ मॉर्गेज, टाइप ऑफ मॉर्गेज। देन हम डिस्कस करेंगे चार्ज ऑन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो इनमें दो चार वीडियोस बन सकती हैं इन सबको समझाने में मुझे। तो मैं सबसे पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पे। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स कि कस्टमर हमको कौन सी तरह की प्रॉपर्टी, किस तरह की प्रॉपर्टी दे रहा है। तो इसमें जब आप भी कस्टमर से बात करेंगे तो इसमें अलग अलग तरह के आपको प्रॉपर्टी के कॉम्बो नजर आएंगे। तो फर्स्ट ये हो सकता है कि वो आपको कहे, जो मोस्ट कॉमन है, कि मैं आपको अपनी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मीन्स जो फैक्ट्री की प्रॉपर्टी है उसकी, जिसमें मशीनें लगी हुई हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में दे रहा हूँ। सेकंड वो आपको बोल सकता है कि मैं आपको अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। हाउस, हाउस हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कोई भी हो सकती है। थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हमें बोल सकता है कि मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। कमर्शियल प्रॉपर्टी में जैसे शॉप आ जाता है, उसके ऑफिस आ जाते हैं, गोडाउन आ जाता है, तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज है। फोर्थ प्रॉपर्टी में वो बोलता है कि मैं आपको प्लॉट
प्लॉट मतलब खाली प्लॉट, वेकेंट प्लॉट आपको दे रहा हूँ। फिफ्थ में आपको बोल सकता है वो कि मैं आपको एफडीआर्स यानी कि अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स मेरे बैंक्स में पड़े हैं, या मैं आपके पास पैसा कैश जमा करा देता हूँ, आपको एफडीआर्स दे देता हूँ, या एनी अदर अदर थिंग्स, वो जैसे लाइक कि म्यूचुअल फंड्स आपको ऑफर कर सकता है। तो ये म्यूचुअल फंड्स में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हम लेते हैं नॉर्मली और कौन से नहीं। म्यूचुअल फंड्स दे सकता है, एलआईसी पॉलिसी आपके पास ऑफर कर सकता है, यानी कई जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं जैसे एसबीआई है वो पीपीएफ के ऊपर भी लोन दे देते हैं, या आपको एनएससी वो ऑफर कर सकता है कि मैं आपको अपने किसान विकास पत्र जो है एनएससी सर्टिफिकेट्स हैं वो मैं ऑफर कर देता हूँ एज अ सिक्योरिटी। तो मोस्ट कॉमन ऑफ टाइप जो आप अपने क्रेडिट प्रोफाइल में देखेंगे तो आपके पास यही टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी जो क्लाइंट बोलेगा कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ अपने लोन के लिए। तो आपको इन प्रॉपर्टीज के ऊपर अपना अपना अलग अलग तरह से कंफर्ट बनाना है। तो क्या होता है बैंकिंग में कि अगर कोई बंदा आपके पास, अब आप समझना शुरू करिए, आप क्रेडिट मैनेजर हैं, आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हम प्रॉपर्टी क्यों लेते हैं, ताकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से हम अपने आप को बचा पाए, ठीक है। तो अब आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जो क्लाइंट्स हैं वो जैसे आपको, अब आपका अलग अलग प्रॉपर्टीज पे कंफर्ट लेवल है, डिफरेंट कंफर्ट लेवल है। तो जो जैसे अगर किसी बंदे ने आपको, जैसे किसी बंदे ने आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफर की, घर की प्रॉपर्टी ऑफर की, तो आपका इस पे कंफर्ट लेवल गुड है कंफर्ट लेवल, कि हाँ यार घर की प्रॉपर्टी बंदा दे रहा है यार, मतलब कल को अगर डिफॉल्ट करता है तो घर का बैंक पोजेशन लेने के लिए ले जाता है, तो घर की प्रॉपर्टीज तो फिर भी आसानी से बिक जाती है मार्केट के अंदर। तो क्लाइंट को भी अगर घर की प्रॉपर्टी का बैंक पोजेशन लेने जाता है उसके गली मोहल्ले में, तो क्लाइंट को भी शर्म आएगी देख के कि अपने गली मोहल्ले की शर्म खाएगा कि हाँ भाई ये बैंक हमसे रिकवरी करने के लिए आ रहा है, सभी को पता लगेगा। तो क्लाइंट थोड़ा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के टाइम पे घबरा ज़्यादा जल्दी जाते हैं कि हमको घर से निकाल देंगे, बैंक वाले पोजेशन ले लेंगे। तो तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर क्लाइंट हमको ऑफर करता है तो हमारा कंफर्ट लेवल अच्छा होता है, कंपैरेटिवली गुड होता है। तो सिमिलरली जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें भी हमारा कंफर्ट लेवल अच्छा होता है, गुड होता है। गुड इन द सेंस कि हम कहते हैं कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं ये भी एक कमर्शियल लोकेलिटी में लोकेटेड होंगी, ऑब्वियसली इनका जो यूजेज है वो सिर्फ स्टॉकिंग ऑफ गुड्स के लिए या ऑफिस के लिए है, तो इनको कोई बहुत ज़्यादा उसने क्लाइंट ने मशीनें लगा के या बहुत ज़्यादा कुछ वो भी नहीं इधर करा नहीं हुआ। तो कमर्शियल लेन की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो कमर्शियल एरियाज की प्रॉपर्टीज होती हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज वो भी आसानी से बिक जाती हैं कंपैरेटिवली, और उनके अच्छे रेट्स भी मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। तो बैंक को अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ऑफर होती है तो बैंक इसको समझता है कि हाँ भाई मेरे को कंफर्ट लेवल गुड है। अगर बैंक को प्लॉट की प्रॉपर्टी ऑफर होती है तो कंफर्ट लेवल सबसे लोअर साइड पे रहता है। तो वेकेंट प्लॉट है, वेकेंट प्लॉट के अंदर हम बैंक बोलते हैं कि इसके अंदर तो कोई कंस्ट्रक्शंस भी नहीं है, तो इसकी तो सिर्फ जमीन की वैल्यू ही है, इसमें तो बिल्डिंग की वैल्यू, ये तो प्रॉपर्टीज बिल्टअप प्रॉपर्टीज हैं, इनके अंदर तो बिल्डिंग की वैल्यू भी अच्छी खासी होगी। तो ये प्लॉट्स हैं इनके तो यार ये तो मतलब बने भी नहीं हुए, इनके लिए अकेली लैंड वैल्यू है, पता नहीं आजकल लोग जैसे बनी बनाई चीजें लेना ज्यादा पसंद करते हैं, तो लोग पता नहीं प्लॉट को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो कंफर्ट लेवल इसमें आपका कंफर्ट लेवल लोअर है। सिमिलरली जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज है इनमें आपका कंफर्ट लेवल लोअर साइड पे है, बट बेटर देन प्लॉट है, बट बेटर देन प्लॉट है। इनसे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज से कम है कंफर्ट लेवल, बट प्लॉट से कंफर्ट लेवल आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में ज्यादा है। जो रीजन बीइंग ये बिल्टअप प्रॉपर्टीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है, तो आप बोलते हैं कि हाँ भी कंपैरेटिवली इसके हमको बायर्स फिर भी आसपास की इंडस्ट्रीज वाले मिल जाएंगे। तो जो ये वाली प्रॉपर्टीज हैं एफडीआर्स और जो अदर म्यूचुअल फंड्स एलआईसी पीपीएफ, इसमें हाईएस्ट कंफर्ट लेवल आपका, हाईएस्ट कंफर्ट है अगर ये प्रॉपर्टीज आपको ऑफर होती हैं। अगर मैंने दोस्तों अगर ये क्लाइंट ने आपको प्रॉपर्टीज ऑफर कर दी हैं एफडीआर्स वाली, फिर तो जो आप फाइनेंशियल एंगल से केस असेस करते हो, जो आप फाइनेंशियल एंगल से एलिजिबिलिटी निकालते हो, उसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ज़्यादा दिमाग इन द सेंस अगर फाइनेंशियल असेसमेंट में आपको कोई कमी पेशी नजर आती है, बट क्लाइंट आपको बोल रहा है कि मैं 1 करोड़ के लोन के बदले में आपको 1 करोड़ 10 लाख की एफडीज दे रहा हूँ या म्यूचुअल फंड्स दे रहा हूँ या एलआईसी दे रहा हूँ, मेरे को जस्ट लोन कुछ शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या अपने बुक्स में दिखाने के लिए चाहिए, तो आप बोलते हैं कि भाई इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है, कल को क्लाइंट डिफॉल्ट करेगा मैं एफडीज निकाल लूंगा, एफडीज निकाल के उसको अपने लोन को नॉक ऑफ कर लूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फाइनेंशियल एंगल पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, तो ज़्यादा इस केस में, इन केसेस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते,
अगर वो क्लाइंट आपको ये वाली प्रॉपर्टीज ऑफर कर रहा है तो अभी इसके अंदर अभी नेक्स्ट चीज क्या है हमारी डिस्कस करने वाली। तो ये तो अलग अलग कंफर्ट लेवल हो गए कि हम किसी प्रॉपर्टी पे ज्यादा कंफर्टेबल है, किस पे नहीं। रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉमनली हम ज्यादा इंटरेस्टेड है लेने में, और प्लॉट लीस्ट इंटरेस्टेड है। अब जो प्लॉट्स भी है ना वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। एक तो प्लॉट है कि वो आपका रेजी एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में प्लॉट है, रेजिडेंशियल एरिया में प्लॉट है। एक आपका कमर्शियल एरिया में प्लॉट है, यानी कि कोई कमर्शियल लेन है वहां पे प्लॉट पड़ा है। इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट है, इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट है, या अदर्स जो मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ, यानी कि इन चीज़ों के नज़दीक भी नहीं। अगर फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल कोई कॉलोनी है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, रेजिडेंशियल कॉलोनी एक मान लो कॉलोनी बनी हुई है ऐसे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीट्स हैं, कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पे ऐसे घर बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपका एक प्लॉट पड़ा है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ पे घर है, घर कॉलोनी मतलब अच्छी खासी डेवलपमेंट स्टेज पे है। आप बोलते हैं कि 60-70% जो कॉलोनी है वो डेवलप हो चुकी है। तो उसके बाद एक यहाँ पे आपके पास प्लॉट पड़ा है, तो ऑब्वियसली आपका इसके ऊपर कंफर्ट लेवल जो है, कंफर्ट लेवल अगेन वो गुड हो जाएगा, लोअर नहीं रहेगा, आपका कंफर्ट लेवल गुड हो जाएगा। आप भी इस चीज़ को, ये तो देखो कॉमन अंडरस्टैंडिंग का आप भी समझते हो, अगर कोई कॉलोनी डेवलप हो रही है, अच्छी डेवलपमेंट चल रही है कॉलोनी के अंदर, आप अगर उस कॉलोनी में खाली प्लॉट आपके पास पड़ा है तो आपके पास बायर्स बहुत अच्छे खासे आ जाएंगे उस प्लॉट को लेने के लिए। तो सिमिलर स्टोरी कमर्शियल वाले प्लॉट के लिए भी है। अगर कमर्शियल वाला एक अच्छी जगह पे, कमर्शियल जगह पे प्लॉट लोकेटेड है आपका, जहाँ पे आसपास अच्छी कमर्शियल लेन है, प्रॉपर ये लेन है, रोड है मतलब, और यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी खासी कमर्शियल एरिया की ठीक ठाक मतलब एवरेज और अबव डेवलपमेंट है, और उस जगह पे आपका प्लॉट है, तो आपको भी पता है कि इस प्लॉट के ऊपर भी आपको कल को अगर अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से बैंक को प्लॉट बेचना पड़ा तो आपको कस्टमर्स काफी मिल जाएंगे इस प्लॉट्स को बाय करने के लिए। तो ये कंफर्ट यहाँ पे गुड हो जाता है आपका। बाकी जो दो कैटेगरीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया वाला प्लॉट, इंडस्ट्रियल एरिया वाला प्लॉट हो गया, या जो अदर प्लॉट्स हो गए, यहाँ पे जो आपका कंफर्ट लेवल है ये आपका लोअर ही रहेगा। तो कल को अगर आपको कोई क्लाइंट ऑफर करता है कि भाई मैं आपको प्लॉट प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तो आप उससे पूछिए कि सर आपका प्लॉट कहाँ पे है। वो बोलेगा सर मेरा प्लॉट एक मतलब रेजिडेंस एरिया में प्लॉट है। तो आप बोलिए कि सर वहाँ पे रेजिडेंस एरिया में जो आपकी कॉलोनी है या जो आपका एरिया है वहाँ पे टोटल, तो वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, वहाँ पे 60-70% हाउस डेवलप हो चुके हैं। अगर वो बोलेगा हाँ सर 60-70% हाउस डेवलप हो चुके हैं, तो फिर आपके दिमाग में बात आएगी कि हाँ भाई इसका मतलब ये वो कॉलोनी अच्छी चल रही है, अच्छी बिक रही है, तो उस प्लॉट की अच्छी खासी कीमत हमको मिल जाएगी, तो आप थोड़ा इसके ऊपर अपना कंफर्ट लेवल बना लो। सिमिलरली आप पूछोगे कमर्शियल एरिया में प्लॉट है, तो हाँ जी वहाँ पे कैसी लोकेलिटी है। तो अगर इन दो चीज़ों में आ गया तो फिर आप अपना कंफर्ट लेवल बहुत ही लीस्ट साइड पे रखोगे, बहुत ही लोअर साइड पे रखोगे अपना कंफर्ट लेवल। तो ये चीज़ हम अगर अभी आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि आपको ये टेक्निकली जो हमने जो बोला है ये चीज़ कि हाँ भाई वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी कीमत है प्रॉपर्टी की, वहाँ पे क्या है, वो ये एक टेक्निकल पार्ट है प्रॉपर्टी का। ये हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ कौन बताएगा, या ये चीज़ कौन डिस्कस करेगा हमारे साथ, या इसको कंफर्म बैक कौन करेगा हमको, क्योंकि हम प्रॉपर्टी वाइज टेक्निकल बंदे नहीं है, हम फाइनेंशियल वाइज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या अदर प्रोफेशनल्स हैं, तो हम एक टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस वाइज टेक्निकल बंदे हैं। हम इन चीज़ों में टेक्निकल नहीं है, तो इन चीज़ों में हमको किसी दूसरे बंदे की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम देखेंगे कि कौन बताएगा जब हम टेक्निकल पार्ट कवर करेंगे प्रॉपर्टीज का। तो ये प्लॉट्स के केस में तो सिंपल ये चीज़ हो जाएगी। जो एफडीआर हैं वो तो आपके बैंक के, अगर आपको कोई भी मान लो एचडीएफसी बैंक है तो वो आपके एचडीएफसी बैंक के पास अपनी एफडीआर दे देगा। आप उन एफडीआर के ऊपर अपना लियन मार्क कर लोगे, एफडीआर जो अपने सिस्टम में बनाओगे तो आप उन एफडीआर के ऊपर अपना लियन मार्क, अपना थप्पा लगा दोगे कि ये एफडीआर हमारे पास पड़ी है इस लोन के अगेंस्ट। तो बस वो एफडीआर आप हम सोच लो कि आपकी हो जाएगी जब तक वो लोन रीपे नहीं होता। तो अदर्स जो एसेट्स हैं, जो जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, अब जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर क्या सीन रहता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एक तो जो बैंक से म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, वैसे तो अदर फंड्स भी कुछ ले सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो है वो म्यूचुअल फंड्स, हम डेट फंड्स ही लेते हैं म्यूचुअल फंड्स में, डेट फंड्स ही लेते हैं। डेट फंड्स रीजन भी कि मोर सिक्योर्ड माने जाते हैं, कि इनमें जो मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से डाउनसाइज होने का जो चांसेस है वो बेयर मिनिमम होते हैं। तो आपने कोविड सर्कमस्टांसिस में भी देखा होगा कि जो डेट फंड्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, जो सिर्फ कंपनीज के डेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें डाउनफॉल बहुत ना के बराबर आया है। इनकी जनरली 4-5% या 6% के हिसाब से
वैल्यू में ग्रोथ ही होती है। तो ये डेट फंड्स आप नॉर्मली क्लाइंट को बोलेंगे कि हमको डेट फंड्स ही चाहिए, हमको इक्विटी फंड्स नहीं चाहिए। सेकेंडली आप इसमें देखोगे कि आपकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो ओपन एंडेड स्कीम होनी चाहिए। ओपन एंडेड स्कीम होनी चाहिए। ओपन एंडेड स्कीम का मीन्स हो गया कि आप इस म्यूचुअल फंड को कभी भी बेच सकते हैं, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। देयर शुड नॉट बी नो लॉक इन पीरियड। अब इसका क्या रीजन है, अगर आपने किसी क्लाइंट के पास से म्यूचुअल फंड्स को मॉर्गेज अपने पास वो लीन मार्क कर लिया कि हाँ भाई ये म्यूचुअल फंड ले रहे हैं हम एज अ सिक्योरिटी, वो कल को क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स निकले, उनमें 4 साल का लॉक इन पीरियड है और क्लाइंट आपको 6 महीने बाद ही आपका लोन डिफॉल्ट कर गया, तो आप 4 साल तो उसके म्यूचुअल फंड्स को बेच ही नहीं पाएंगे मार्केट के अंदर, तो बेच के आप अपनी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम क्लोज एंडेड या लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड्स नहीं लेंगे, ओपन एंडेड स्कीम वाले म्यूचुअल फंड्स लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, आप अपने क्लाइंट से एक तो पहले क्लाइंट से क्या आप ऑनलाइन भी इकोनॉमिक टाइम्स पे या किसी पे भी जाके जो म्यूचुअल फंड्स क्लाइंट ऑफर कर रहा है उस म्यूचुअल फंड का स्कीम डॉक्यूमेंट स्टडी कर लीजिए। स्कीम डॉक्यूमेंट स्टडी कर लीजिए। उस स्कीम डॉक्यूमेंट से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये म्यूचुअल फंड्स कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करता है और जिसकी ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है। तो स्कीम डॉक्यूमेंट आप स्टडी कर लेंगे, प्लस आप उससे म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट मांगिए, स्टेटमेंट मांगिए म्यूचुअल फंड की जो वो ऑफर कर रहा है। उस म्यूचुअल फंड्स में उनकी प्रेजेंट आप उनकी वैल्यू वगैरह देख सकते हैं कि प्रेजेंट उनकी एनएवी क्या चल रही है और इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है म्यूचुअल फंड्स की, इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है म्यूचुअल फंड्स की। तो वो एनएवी और म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हैं। जो प्रेजेंट एनएवी है, जो लास्ट एनएवी है, वो आपकी म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू बन जाती है कि अगर मान लो अगर एक 1000 यूनिट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के और उनकी जो लास्ट एनएवी क्लोज हुई है एज ऑन जो लास्ट स्टेटमेंट डेट आपके पास वो 10 रुपये की एनएवी क्लोज हुई है, तो आप इनकी 10,000 की वैल्यू अपने पास कंसीडर कर सकते हैं। कई बैंक इन्वेस्टेड वैल्यू पे ही काम करते हैं सिर्फ, तो आप एनएवी पे भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका बैंक अलाउ करता है तो एनएवी पे कंसीडर करिए उसकी वैल्यू और उसके ऊपर अपना कंफर्ट बनाइए कि 10,000 की वैल्यू के अगेंस्ट वो मेरे से कितना लोन मांग रहा है। तो ये चीज़ आपको म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगी। जब आपके म्यूचुअल फंड फाइनल हो गए तो आप देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी एएमसी के पास हम डिटेल्स भेज के इन म्यूचुअल फंड्स को अपने पास लियन मार्क करवा लेते हैं, लियन मार्क करवा लेते हैं। तो जब आप स्टेटमेंट उस म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट खोलेंगे तो नीचे लिखा आ जाएगा दीज 1000 यूनिट्स लियन मार्क्ड विद दिस बैंक, बैंक का नाम आ जाएगा जिस बैंक के पास भी है, जो आपका बैंक है आपके बैंक के पास। तो ये 1000 यूनिट्स है, तो आपके एएमसी को इन्फॉर्मेशन भेज के तो वो 1000 यूनिट्स आपके पास लियन मार्क हो जाएंगे, वो उसकी क्लाइंट की स्टेटमेंट में भी आ जाएगा। तो वो क्लाइंट फिर उन म्यूचुअल फंड्स को कभी फ्यूचर में बेच नहीं पाएगा आपकी परमिशन के बिना, या आप जब जब भी आपको जरूरत पड़े लोन के डिफॉल्ट के केस में तो आप उन म्यूचुअल फंड्स को बेच सकते हैं। तो ये चीज़ तो सिंपल म्यूचुअल फंड में होगी कि ये डेट फंड्स होने चाहिए और ये ओपन एंडेड स्कीम वाले होने चाहिए, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स हम अवॉइड करते हैं लेना। तो पीपीएफ के केस में तो आपको सिंपल पता ही है, जो यूजुअली हर एक बैंक नहीं करता है इसको, जो जैसे एसबीआई है उसके पास ही आपका पीपीएफ अकाउंट खुला हुआ है, तो एसबीआई आपको पीपीएफ के बेस पे कुछ परसेंटेज बना के लोन दे देता है। एलआईसी के केस में आप एलआईसी की लास्ट सरेंडर वैल्यू देखते हैं तो आपको पता ही है कि इसकी सरेंडर वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है, तो इसकी लास्ट सरेंडर वैल्यू के को आप कंसिडर करते हैं कि उसके ऊपर लोन देना है। तो इसमें भी आप एलआईसी के ऊपर अपना लियन मार्क करवा लेते हैं, जो पॉलिसी है उसके ऊपर आपका लियन मार्क हो जाता है। कल को आपको बेचने की जरूरत पड़ी तो जो सरेंडर वैल्यू पे पॉलिसी टूट जाती है और आपकी लोन की रिकवरी हो जाएगी। नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट्स भी जस्ट लाइक पीपीएफ आपको पता ही है कि उनकी क्या वैल्यू है, उसके ऊपर आप अकॉर्डिंगली अपना कंफर्ट ड्रॉ डाउन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हमारे पास रहती हैं। तो आपको मेन इसमें समझने वाली चीज़ यही है कि एफडीआर्स के ऊपर हमारा कंफर्ट लेवल क्यों ज़्यादा रहता है और म्यूचुअल फंड्स के हम अंदर हम क्या देखते हैं क्या नहीं। एलआईसीज के अंदर हम उनकी सरेंडर वैल्यू उसका मंगवा के डिटेल्स एलआईसी पॉलिसी की उसकी सरेंडर वैल्यू चेक करते हैं कि लास्ट सरेंडर वैल्यू क्या है उसकी, ठीक है। तो पीपीएफ और एनएससी इन चीज़ों के ऊपर आपका कंफर्ट लेवल ज़्यादा है। प्लॉट वाले केस के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हाँ भी जो आपका प्लॉट है वो किस नेचर का प्लॉट है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया में अगर प्लॉट है, अगर वो एरियाज अच्छी डेवलपिंग स्टेज पे हैं तो फिर उसके एरिया में उसका जो आपका प्लॉट के ऊपर कंफर्ट लेवल ठीक हो जाता है। बाकी अदर जो प्लॉट है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट है या कोई भी इन एरियाज में फॉल नहीं करता, कोई एनी अदर एरिया में बाहर पड़ा है प्लॉट, इन एरियाज में आपका कंफर्ट लेवल नहीं रहता। और इसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर आपका कंफर्ट लेवल गुड रहता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे आपका कंफर्ट लेवल ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज पे आपका जो कंफर्ट लेवल है जो प्लॉट से तो बेटर है बट इनसे थोड़ा सा कम है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं और डिफरेंट
टाइप्स ऑफ कंफर्ट लेवल्स हैं आपके केस के ऊपर। तो बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टी एंगल का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।